नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास में हम लोग जो है सेकेंड यूनिटी पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिटी जो है हम लोग पढ़ चुके थे। सेकेंड यूनिटी में भी हम लोग जो है पहले पढ़े जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा। फिर लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा। इसको भी हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा क्योंकि ये बड़ा पार्ट था। उसके बाद में हम जीरोम बूनर पढ़ा। उसी के क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे आज नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दी है या किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिकता की बात की है, तो ये मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता की बात की है। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिकता जो है वो आयु से आती है, न कि अवस्थाओं से। जबकि अवस्थाओं की किसने बात की थी, तो अवस्थाओं से जो बात की थी वो बात की थी जीन पियाजे ने। लेकिन कोहलबर्ग ने बताया कि नैतिकता जो होती है वो आयु से होती है। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने जो प्रतिपादित किया, ये जो है 1958 ईस्वी में कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये कोहलबर्ग ने जो है यूएसए के रहने वाले थे। कोहलबर्ग जो निवासी थे वो यूएसए के रहने वाले थे। कोहलबर्ग ये जो थे ये मुख्यतः जीन पियाजे के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे, तो ये जीन पियाजे के शिष्य थे और जीन पियाजे कोहलबर्ग के गुरु भी थे। कोहलबर्ग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन्होंने बताया कि विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास जो है परिणाम है किसका, नैतिक दुविधा का। इसी को नैतिक तर्कणा भी कहते हैं। यह नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा का विकास होता है। ये परिणाम है इसका। ये नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो ये नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा ये है कि जैसे कोई बालक है और उसके पिताजी बीमार हैं, तो घर में कोई सेवा करने वाला भी नहीं है उस बालक के, तो वो घर में रह कर के पिताजी की सेवा करना चाहता है। लेकिन वो मान लो कि लखनऊ का रहने वाला है और उसका एग्ज़ाम बनारस में लगा हुआ है। उसका एग्ज़ाम भी हो रहा है और 2 पेपर हो गए हैं और शेष 2 पेपर बचे हैं। तो इस स्थिति में वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम घर में रह करके पिता की सेवा करें या जो है एग्ज़ाम अपना देने जाएं। यही के जो बीच की जो गैप होता है, इसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी वो बालक अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाता है कि हम घर में रह करके पिता की सेवा करें या स्कूल जाएं और एग्ज़ाम दें। यही है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। इसको आप लोगों ने पढ़ा, नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग ने बताया कि ये नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा क्या है। तो नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा वो होती है कि जब हमको सही में, मतलब हमको जब सही और सही में जो है सही को चुनना हो और गलत में गलत को चुनना हो, वही है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। ये कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, ये मुख्यतः जिससे प्रभावित था वो है हेंज। कहीं कहीं हिंज भी लिखता है। हिंज की कहानी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा है, ये किस व्यक्ति से प्रभावित था, तो ये प्रभावित था
हेंज या हिंज की कहानी। अब हम लोग जो है इस हेंज की कहानी को जो है बताते हैं। हेंज एक बहुत गरीब एवं निम्न परिवार से व्यक्ति था। स्थिति यह थी कि वो पूरा दिन काम करता था, तब शाम को राशन ला करके खाना बनता था। घर में केवल 2 ही सदस्य थे, हेंज था और उसकी मम्मी। इस स्थिति में हेंज की माँ को कैंसर हो जाता है और उस समय बरसात का समय होता है, खूब पानी बरस रहा होता है और हेंज का कोई काम नहीं चल रहा होता है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति घर ही में बैठा है, कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए तो माँ को जो है जब कैंसर हो जाता है तो हेंज के पास जो 10-20-50 रुपया होते थे उससे वो जो है मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए जाता है, लेकिन दवा नहीं मिलती है कैंसर की। इस स्थिति में हेंज ने क्या किया कि अगल बगल में जानकारी की। तब तक एक कोई पड़ोस के डॉक्टर ने जो है कैंसर की दवा को खोज निकाला। जब कैंसर की दवा खोज निकाला तब फिर जो है डॉक्टर यानी मेडिकल स्टोर पे जो है हेंज गया और माँ की दवा लेने के लिए, लेकिन हेंज के पास पैसा बहुत कम थे। इस स्थिति में जो है मेडिकल स्टोर वाले ने दवा नहीं दी, कहीं इसकी पैसा आप पूरे लेकर के आइए। फिर वो जो है अपने मोहल्ले में अगल बगल में रिश्तेदारों से जो है पैसा इकट्ठा किया और जो है दोबारा जो है मेडिकल स्टोर पे जाता है दवा लेने। तब तक जो है मेडिकल स्टोर को भी ये जानकारी हो जाती है कि ये जो दवा है ये कैंसर में फायदा करेगी। जैसे इस समय कोरोना, आपने देखा कि कोरोना में जो है जो 5 रुपए की मास्क आती थी वो लोगों ने 50-50 रुपए की बेच ली। मेडिकल स्टोर वाले ने भी उस दवा का दाम कितना 10 गुना बढ़ा दिया, लेकिन हेंज के पास इतना पैसा नहीं था तो मेडिकल स्टोर वाले ने जो है दवा हेंज को नहीं दी। हेंज ने क्या किया कि रात में जाकर के उस दुकान दवा वाली दुकान का ताला तोड़ करके और जो है दवा की चोरी कर लेता है और उसको अपनी माँ को खिला देता है। उसकी मम्मी ठीक हो जाती है। यही बात जब कोहलबर्ग ने एक क्लास में बताई कि जो है हेंज की मम्मी बीमार थी, काम धंधा नहीं चल रहा था और वो बहुत परेशान थी, उसके माँ को कैंसर था, तो उसने मेडिकल स्टोर पे दवा चोरी करके ले आई। तो उस क्लास के सारे बच्चों ने कहा कि हेंज ने जो है बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर जो दवा चोरी करना भी गलत था तो दवा का 10 गुना दाम बढ़ाना भी तो गलत था। इसलिए जो है सारे बच्चों ने कहा कि जो है हेंज ने काम सही किया। लेकिन यही क्वेश्चन जो है कोहलबर्ग ने दूसरी क्लास में बताया। तो जब दूसरी क्लास में बताया तो कोहलबर्ग ने केवल उसके पीछे के 2 शब्द हटा दिए और उसने बताया कि हेंज एक रात में जाता है, एक मेडिकल स्टोर की दुकान का ताला तोड़ करके दवा चोरी कर लाता है। तो उस क्लास के बच्चों ने, सारे बच्चों ने कहा कि हेंज ने गलत किया, लेकिन जो बच्चे कह रहे थे कि जो है हेंज ने सही किया, क्योंकि उनको उस बात के पीछे का लॉजिक पता था, तर्क पता था, उनको बात की संपूर्ण जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सही किया। लेकिन अगली कक्षा के बच्चों ने कहा उनको जानकारी नहीं थी, उनको तर्क नहीं पता था, इसलिए उन्होंने जो है कहा कि हेंज ने गलत किया। तो कोहलबर्ग ने बताया कि जब एक कक्षा के बच्चे कह रहे हैं कि हेंज ने सही किया और दूसरी कक्षा के बच्चे कह रहे हैं कि हेंज ने गलत किया, इस स्थिति में जो है हेंज ने कहा कि नैतिकता जो होती है ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा का, कि ऐसी परिस्थिति बनती है उस समय किसका चुनाव करें उसका परिणाम है नैतिकता। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं भी बताई हैं, जिनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कोहलबर्ग की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं हैं वो हैं, एक तो है पूर्व
परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, एक है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और तीसरी है उत्तर परंपरागत स्तर। ये कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन 3 अवस्थाओं को भी कोहलबर्ग ने 2-2 भागों में बांटा है, 2-2 भागों में बांटा है। पहला है जिसे अहम केंद्रितता, अहम केंद्रितता, और दूसरा है अनुशासन एवं आज्ञा पालन, अनुशासन एवं आज्ञा पालन, अनुशासन एवं आज्ञा पालन। यह अहम केंद्रितता है, इसको जो है कोहलबर्ग ने अन्य नाम से भी बताया है। तो कौन सा है? यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता। दूसरी जो अवस्था बताई है यानी सेकंड, तो सेकंड जो अवस्था बताई है वो पहले ही बताई है अच्छा लड़का, लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी नाइस बॉय गुड बॉय नाइस गर्ल। इसकी सेकंड जो बताई है वो बताई है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, या हम इसे आत्मनिर्भरता भी कहते हैं। आत्मनिर्भरता। तीसरी जो अवस्था बताई है वो बताई है सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता। इस प्रकार जो है कोहलबर्ग ने अपने उसको 3 भागों में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसको जो है हम लोगों पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व रूढ़िवादी स्तर भी कह सकते हैं। ये परंपरागत स्तर है, इसको रूढ़िवादी, रूढ़िवादी स्तर कहते हैं या नैतिक स्तर कहते हैं, नैतिक स्तर कहते हैं। अब इसको हम ये जो अवस्थाएं जो है बताई, इन 3 स्तर बताए हैं, इनको हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो ये जैसे पहला स्तर बताया है अहम केंद्रितता या यांत्रिक सापेक्षित, जैसे इसमें क्या होता है? बच्चा स्वार्थी, क्या होता है? स्वार्थी बच्चा। और अनुशासन या आज्ञा पालन क्या होता है? या हम इसको दंड भी कह सकते हैं, अनुशासन या दंड, दंड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है माता पिता का नियंत्रण, माता पिता का नियंत्रण। जैसे
सुबह उठ करके सभी लोग इसको पढ़ते हैं, अहम केंद्रितता को। सुबह उठ करके सभी बच्चे जो है या घर के सभी सदस्य जो हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलता है, क्योंकि बच्चे को गुड मॉर्निंग का मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी जब सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जब सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, तो इसलिए बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलता है। दूसरा है माता पिता का नियंत्रण। माता पिता बताते हैं कि बेटा ऐसा काम करोगे तो पीटे जाओगे। देखो मोहन ने ऐसा काम किया था तो जो है उसकी मम्मी ने उसे बहुत पीटा था। या हम इसको कहते हैं कि बच्चे को आइसक्रीम दिखा दो तो बच्चा क्या कहता है, कहता सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए। क्या कहता है कि सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, मुझे दे दो। और इसमें माता पिता का नियंत्रण, यहाँ पे माता पिता कह रहे हैं कि दूसरे का हिस्सा खाना गलत है, दूसरे का हिस्सा खाना गलत है। या पापा कहते हैं कि ज़्यादा मत खा नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो यहाँ तो बच्चा कह रहा है कि सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, और यहाँ मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं दूसरे का हिस्सा खाना गलत है। यही क्या है, यही है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, बच्चा समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें, यही है नैतिक दुविधा। इसी को हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा भी कहते हैं। अगली स्टेज पे आते हैं, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। जैसे पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि, या हम भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अगल बगल में या सहपाठी या मोहल्ले से जो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है उसके जैसा बनो, और हम उसका जो है पालन भी करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये बात कुछ दिन तक रहती है। यानी यहाँ पिताजी क्या कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, और हम बनने की कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी हमारे द्वारा किया जाता है कि जो व्यक्ति सफल हुआ है हम उससे पूछें कि सफलता का राज क्या है, कैसे पढ़ता था, कितना पढ़ता था, किस समय पढ़ता था, मैं उसको जो है पालन करूँगा। और यहाँ क्या है, कानून व्यवस्था या आत्मनिर्भरता। तो यहाँ तो हम शर्मा जी के बेटे जैसा बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम शर्मा जी के बेटे जैसा नहीं बनते हैं, स्वयं अपने आप में निखार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शर्मा जी का बेटा पुलिस में है, तो क्या सभी मोहल्ले के लड़के पुलिस वाले ही होंगे? कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई पीसीएस अधिकारी बनेगा। यानी यहाँ क्या है, हम स्वयं अपने आप में जो है अपने आप को जो है एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहते थे, उनका बेटा ये पुलिस में है तो हम पुलिस वाले नहीं बनना चाहते, यहाँ हम वकील भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, वकील डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, आदि बनना चाहते हैं। अगली अवस्था जो बताई है उत्तर परंपरागत अवस्था, इसे उत्तर रूढ़िवादी भी कहते हैं, रूढ़िवादी भी कहते हैं। इसमें इसको भी जो है कोहल वर्ग ने दो भागों में बांटा है, एक तो सामाजिक अनुबंधन और दूसरा सार्वभौमिक अभिमुखता। ये जो सामाजिक अनुबंधन है, जैसे दो चोर एक दूसरे को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, दो चोर हैं वो एक दूसरे को चोरी करते पकड़ लेते हैं, तो उनमें आपस में सहमत बन जाती है। क्या बन जाती है? सहमत बन जाती है, सहमत बन जाती है। कोई इसके लिए
वो स्टाम्प पर लिखा पढ़ी नहीं होती है, केवल आपस में सहमत बन जाती है और एक दूसरे से क्या कहते हैं कि ना तू मेरी बताइएगा चोरी और ना मैं तेरी बताऊंगा। ये क्या है? सहमत ही है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंधन है। अगला है सार्वभौमिक अभिमुखता या नैतिकता। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक व्यक्ति कहता है कि मेरा भला हो या ना हो, मेरा भला हो या ना हो, या ना हो, पर दूसरे का हो, दूसरे का हो। इस प्रकार जो है यहाँ पर बात हुई। यहाँ सार्वभौमिक सभी के लिए बात की गई है। कहता मेरा भला हो या ना हो, मेरा फायदा हो या ना हो, पर दूसरे का फायदा जरूर हो। ये है सार्वभौमिक अभिमुखता। इस प्रकार हम कोहलबर्ग के जो है तीनों अवस्थाओं को पढ़ा। तीनों अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। अब कोहलबर्ग के कुछ आलोचनाएं हैं, उनको हम जो है देखेंगे। तो कोहलबर्ग की जो आलोचना है, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं। कोहलबर्ग की जो आलोचना है, वो पहली आलोचना कोहलबर्ग की ये है कि इन्होंने लिंग को जो है महत्व नहीं दिया है। क्या है? लिंग को यानी जेंडर को महत्व नहीं दिया। और दूसरी इनकी कमी यह है कि इन्होंने संपूर्ण विश्व में नैतिकता का केवल एक ही सिद्धांत बताया है। संपूर्ण विश्व में नैतिकता का केवल एक ही आधार बताया है, एक ही आधार बताया है। ये तो थी कोहलबर्ग की आलोचना। अब कोहलबर्ग के सिद्धांत से जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। दो चार प्रश्नों का हम लोग जो है जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात यह कि कोहलबर्ग ने यह भी बताया कि कोई भी बालक किसी भी स्तर पर और कभी भी पहुंच सकता है। उससे पहले और एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो ये है कि जो है ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ये कहाँ से आती है? दंड एवं आज्ञा पालन से या अहम केंद्रितता से? तो ये कैसी होती है? ये बाह्य होती है, ये बाह्य होती है। और परंपरागत स्तर ये कैसी होती है? तो आपके अनुसार क्या होगी? ये समाज से आती है। ये कैसी है? ये समाज से आती है। और उत्तर परंपरागत स्तर जो है ये कहाँ से होती है? तो ये आंतरिक होती है। कैसी होती है? आंतरिक होती है, आंतरिक होती है। अब इसी पे हम लोग जो है एक दो प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्या आलोचना है कि इन्होंने लिंग को परिभाषित नहीं किया है, लिंग को महत्व नहीं दिया है, यानी स्त्रियों को जो है महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है। तो आप देखें, उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है। क्या कहता है? कहता मेरा भला हो या ना हो, पर दूसरे का भला हो। तो कौन सा स्तर होगा? उत्तर परंपरागत स्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से आती है। तो बाह्य कारकों से नैतिकता कहां से आ रही थी? पूर्व परंपरागत स्तर से।
ये नैतिकता बाह्य कारकों से आ रही थी। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 1, 2, 3। यानी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन ये नैतिकता के किस स्तर का है? तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था ये नैतिकता का सार्वभौमिक है, क्योंकि गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो केवल अपने लिए नहीं किया था, संपूर्ण भारत के लिए किया था। तो ये नैतिकता का कैसा स्तर होगा? ये सार्वभौमिक नैतिकता का स्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की किसके सिद्धांत का परिणाम है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये किसके सिद्धांत का परिणाम है? तो ये होगा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का परिणाम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस व्यक्ति से प्रभावित था? तो वो किस व्यक्ति से प्रभावित था? हेंज या हिंज की कहानी से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के विकास में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो क्या शोध किसके लिए शोध किया था कोहलबर्ग ने? तो नैतिकता के लिए किया था। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग देखा ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया ये 1958 में प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो ये यूएसए के निवासी थे। कोहलबर्ग के जो गुरु थे वो कौन थे? तो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे ने क्या बताया था? जीन पियाजे ने बताया कि जो है नैतिकता जो होती है वो अवस्थाओं से आती है, लेकिन उसी के अपोजिट जो है उनके शिष्य लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है बताया कि नैतिकता जो होती है वो अवस्थाओं से नहीं आती है, बल्कि नैतिकता किसका परिणाम है? नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा का परिणाम है। इसी के क्रम में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रेक्षात्मक अधिगम भी कहते हैं, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। थैंक यू।